हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज आज हम डिस्कस करेंगे MP लेड स्कीम के बारे में। ये जो MP लेड स्कीम है जिसका फुल नेम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें डिसाइड किया गया था जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो उसमें डिसीजन लिया गया कि फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 में जो पैसा दिया जाएगा MP लेड स्कीम में उसको रोक करके उस पैसे का यूज़ किया जाएगा कोविड-19 पेंडेमिक जो आउटब्रेक हुआ है उसको काउंटर करने के लिए। इसलिए ये जो स्कीम है, ये जो फंड है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। MP लेड स्कीम के बारे में अगर आप देखो तो 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें डिसीजन लिया गया था कि हर MP के द्वारा अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ डेवलपमेंट वर्क किए जाएंगे। और ये जो स्कीम है, ये जो प्लान है, ये फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है या फिर इसको हाफ सेंटर हाफ स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। नेक्स्ट, इस स्कीम के तहत हर साल हर MP को अपनी कंस्टिट्यूएंसी में खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अब ये जो 5 करोड़ रुपए हैं वो नॉन लैप्सेबल फंड होता है। मतलब इस साल मान लो किसी MP ने अपने 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए, 2.5 करोड़ रुपए बच गए, तो जो 2.5 करोड़ रुपए हैं वो लैप्स नहीं होंगे, मतलब ख़त्म नहीं होंगे। इस स्कीम के तहत स्पेशल फोकस किया जाता है। स्पेशल फोकस में ये बोला जाता है कि आपके MP के एरिया में जो भी आप खर्चा करने वाले हो उस खर्चे में से आपको ये देखना है कि MP लेड स्कीम के तहत जो भी आपको पैसा मिला पर ईयर उसमें से 7.5% जो है वो आप ST पॉपुलेशन का जो एरिया है वहाँ खर्च करोगे और 15% जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का जो एरिया है वहाँ पर खर्च करोगे। तो ये हमने MP लेड स्कीम के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए, हमारे PM नरेंद्र मोदी ने हमारी जब इंडियन मैन हॉकी टीम ने काफ़ी लंबे समय के बाद में लगभग 4 डेकेड के बाद में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया तो उन्होंने जो हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद रहे उनके नाम पर, उनके ओनर के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को ध्यानचंद अवार्ड के नाम से डिक्लेयर कर दिया। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें तो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन लगभग 4 साल तक रेगुलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है उन्होंने स्पोर्ट्स में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा उस स्पोर्ट्स पर्सन को ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड दिया जाता है। मतलब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस अवार्ड में एक आपको मेडल दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 7 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात करें तो 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद सिटी में इनका जन्म होता है। बाद में जा कर के इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं और इंडियन आर्मी के मेंबर रहते हुए इन्होंने जो हॉकी टीम है उसके भी मेंबर बन जाते हैं। 1926 से 1948 तक वो इंडियन ओलंपिक जो हॉकी टीम है उसके मेंबर रहे और उस समय इंडियन हॉकी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, काफ़ी ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए। इनका जो जन्मदिन है वो 29 अगस्त को आता है, इसीलिए हर साल इनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में डिसंगेजमेंट प्रोसीजर रेगुलर चल रहा है। शुरुआत हुई थी पेंगोंग सो लेक को लेकर के और अब जो गोगरा पोस्ट है वहाँ पर भी दोनों के बीच में सहमति बनी है। हालांकि हॉट स्प्रिंग जो पॉइंट है उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ था लेकिन उसके ऊपर डिसंगेजमेंट प्रोसीजर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट न्यूज, हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, उन्होंने ये बोला है कि जो CBI और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अलावा स्टेट पुलिस फोर्सेज, वो जजेस के द्वारा अगर कोई कंप्लेंट की जाती हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है। मतलब जुडिशरी के साथ में मिलकर के वो वर्क नहीं करते हैं।
इस समय में अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जुडिशरी के ऊपर जो अटैक्स हैं, जो थ्रेट्स हैं जुडिशरी को, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? जो कोर्ट ने ये सजेशन दिया कि एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए जो जजेस को प्रोटेक्ट करे, और स्पेशली ट्रायल जजेज, मतलब ऐसे जजेज जो किसी क्रिमिनल केस को डिसीजन ले रहे हैं, किसी क्रिमिनल केस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनको तो स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि चिल्ड्रन को ये राइट है कि वो अपने मदर का सरनेम यूज़ करता है या किसका सरनेम यूज़ करता है, इसके लिए उसके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो, दिल्ली जो हमारी यूटी है, वहाँ के जो चेयरमैन हैं, मतलब वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके स्पीकर हैं दिल्ली असेंबली स्पीकर रामनिवास गोयल। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, और बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो पावर ऑफ हाउस कमेटीज़ की, जो भी पावर्स हैं हाउस कमेटीज़ की, उनको CTD जो एक्ट 2021 में लेकर के आए हैं, इनके थ्रू उन्होंने हाउस कमेटीज़ की जो भी पावर्स हैं उनको स्नैच करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो दिल्ली असेंबली की स्पीकर, उन्होंने ये भी बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो भी यहाँ की पावर्स हैं, जो भी यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स हैं, उनको टर्न करके जो LG है उसको मोर पावरफुल बना दिया जाए। मतलब हर चीज़ में ये डिसीजन लिया जाए कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ भी वर्क करना चाहती है तो उसको उससे पहले LG से अपनी सहमति लेनी पड़ेगी। इसी के आधार पर उन्होंने बोला है कि LG को मोर पावरफुल इस तरीके से अगर बनाया गया तो लोगों से जो आप इलेक्ट करवा रहे हो यहाँ की गवर्नमेंट, उनकी जब आवाज़ को आप सुन ही नहीं रहे हो, उन इलेक्टेड लोगों को अपनी बात रखने का हक ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है? कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, देखो, फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ रह गई। फ्रंट पेज पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अमेजन के लिए, अमेजन और जो फ्यूचर ग्रुप के बीच में एक डील हुई थी 2019 में, उसमें अमेजन ग्रुप ने फ्यूचर ग्रुप में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। अब प्रेजेंट टाइम में जो फ्यूचर ग्रुप है, किशोर बियानी जी ने अपना जो भी ग्रुप था उसको रिलायंस को बेचने की बात की। तो इसी को लेकर के अमेजन ने पहले जो सिंगापुर आर्बिट्रेरी कोर्ट है उसने भी अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अमेजन के पक्ष में ही फैसला सुनाया है। US बेस्ड अमेजन एक ई-कॉमर्स कंपनी है, और उन्होंने फ्यूचर ग्रुप में अपना इन्वेस्टमेंट जब किया था तो 9% उनके हिस्से में पार्टनरशिप है। तो उन्होंने बोला कि जब आप इस ग्रुप को बेच रहे हो, 9% मेरे पास में इसके शेयर्स हैं, मैं इसके शेयर होल्डिंग पावर रखता हूँ, तो जब भी आप इसके बारे में कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको मेरे से भी डिस्कस करना चाहिए था, तभी जा कर के आप रिलायंस के साथ में जो मर्जर प्लान लेकर के आए हो उसके ऊपर वर्क कर सकते थे। नेक्स्ट न्यूज, देखो, राजस्थान में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उस स्कीम के तहत में जो फार्मर्स हैं वो कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इसमें कोशिश की गई थी कि पूरे कंट्री में जो फार्मर्स हैं उनको लोवेस्ट यूनिफॉर्म प्रीमियम देना पड़े, और इसके तहत उनको ये मिले कि अगर उनकी जो भी फार्मिंग है, जो भी उनकी खेती है, उनको नेचुरल तरीके से नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे हैवी रेनफॉल हो गया, थंडर स्टॉर्म हो गया, या और भी बहुत सारे कारण हो गए, जैसे सूखा हो गया, ड्रोट हो गया, इसकी वजह से अगर खेती को, क्रॉप को नुकसान पहुंचता है तो गवर्नमेंट इसके लिए पेमेंट करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी लोग हैं उनको प्रीमियम, खरीफ जो फसल है, मतलब जिसमें प्रेजेंट टाइम में जो फसल बोई जा रही है, उस फसल के तहत जो फार्मर्स हैं उनको 2% प्रीमियम देना पड़ेगा, और रबी क्रॉप्स मतलब गेहूं जिस टाइम उगाए जाते हैं उस समय 1.5% उनको प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उनके लिए एनुअली 5% प्रीमियम देना होगा। तो इसी के तहत अब जो फार्मर्स हैं उन्होंने मांग की है कि हमने जो प्रीमियम दिया उस प्रीमियम के तहत हमें कंपनसेट किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, देखो, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर रेगुलर आसाम को लेकर के आपको पता है कि आसाम हर नॉर्थ ईस्ट के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो आसाम और अदर स्टेट के बीच में रेगुलर आपको कन्फ्लिक्ट टेंशन देखने को मिलेगी। अब मेघालय और आसाम ने ये कोशिश की है कि जो भी एरियाज जहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में उनको लेकर के डिस्प्यूट हैं,
884.9 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो दोनों शेयर करते हैं आपस में, और इस बॉर्डर को लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए दोनों ने डिसाइड किया है कि हम इसके ऊपर सेटल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला कि 3 रीजनल कमेटीज़ हम बनाएंगे, जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना इस डिस्प्यूटेड एरियाज़ में, उन लोगों के व्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे रीजनल कमेटीज़, और 30 डेज़ के अंडर एक रिकमेंडेशन को प्रिपेयर करेंगी, और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर जो भी चीफ मिनिस्टर हैं मतलब उनको डिसीजन देंगी, चीफ मिनिस्टर को सारी बातों से अवेयर करवाएंगी, और फिर चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपने लेवल के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये अगर लोकल लेवल पर अच्छी बात है, इस तरीके के डिसीजन निकल करके आते हैं और उनका रिजल्ट निकल करके आता है। मेघालय जो सीएम हैं उन्होंने भी बोला है कि ये जो इशू है बॉर्डर इशू, इनको हम फेज वाइज डिस्कस करेंगे। देखो इस तरीके से सॉल्यूशन निकलता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आसाम और मिजोरम के जो बीच में जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला वो एक सोवरेन स्टेट के लिए, सोवरेन कंट्री के लिए काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट न्यूज, ईरान और इंडिया जो है वो मिल करके अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करने को लेकर के एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एक उपयोगी रोल प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में बोला गया है। जयशंकर जो हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी के साथ में डिस्कशन किया, तो यही बात निकल कर के आई कि दोनों मिलकर के डिस्कशन करेंगे, दोनों मिलकर के इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो चाइना, इसके अलावा रसिया, पाकिस्तान, जिनको ट्रोइका के नाम से भी जाना जाता है, ट्रोइका प्लस, ये तीनों कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो सके। हालांकि इसमें चाहते हैं कि इंडिया और ईरान जो है वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, लेकिन इस ट्रोइका प्लस में मिल करके अगर हम वर्क करते हैं तो इन प्रॉब्लम को और ज़्यादा अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रखा और उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने ऑफिसर्स अपने यहाँ अपॉइंट किए हैं वो नए आईटी रूल्स के तहत किए हैं, जैसे कि एक परमानेंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को उन्होंने अपॉइंट किया है, एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर को, इसके अलावा ए नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन इन कंप्लायंस विद द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। ओके, एक सेकेंड, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप चाहते हो कि ट्राइब्यूनल जो है वो बनी रहे, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि शायद ट्राइब्यूनल बनी रहे, तभी तो यहाँ पर जो वैकेंसीज लंबे समय से बनी हुई है उनको आप फिल करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के ये द्वारा ये बोला है जो गया, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अपर कोर्ट पे इन बातों को पढ़ा कि लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज हैं, और इन वैकेंसीज को अगर आप अच्छे से फिल नहीं करोगे, समय पर इनको फिल नहीं करोगे, तो ट्राइब्यूनल जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया था, उस टारगेट को हम इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे, और उन सारे टारगेट्स को इजीली अचीव करने के लिए हमें इन सारी वैकेंसीज को टाइम पर फिल करना होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो अवनींद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, उनको लगभग 150 ईयर्स कंप्लीट हो गई। 150 ईयर्स, देखो इस तरीके का जब भी कोई चीज़ हो, जब भी कोई स्पेशल पर्सनैलिटीज़ हो जिनको 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हों, 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हों, या फिर 70 ईयर्स कंप्लीट हो गए हों, 150 ईयर्स कंप्लीट हो गए हों, तो समझ लो वो जो पॉइंट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इंडिया का जो कल्चर है, स्पेशली जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें एक लीडिंग रोल प्ले किया था। उन्होंने बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी जिससे जो भी हमारा कल्चर है, स्पेशली मुगल एरा का कल्चर और जो हमारा रेगुलर जो हमारा कल्चर चलता आ रहा था, उन दोनों में उन्होंने कन्फ्यूजन किया, उन दोनों में मिश्रण किया, और फ्यूजन की वजह से एक अलग ही तरीके की जो कला है वो लेकर के आई। जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने मॉडर्न इंडियन आर्ट में को एक नई शेप देने में काफ़ी अच्छी हेल्प की थी। इसके अलावा आइकॉनिक भारत माता की पेंटिंग के वो क्रिएटर भी थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है आर्ट एंड कल्चर की वजह से भी इनको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका देख सकते हो। तो प्रीलिम्स, मेंस ऐसे जो एग्जाम्स हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें भी ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनके बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से न्यूज है, यहाँ देखिए। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने पहली बार कोई प्रोविंशियल कैपिटल को अपने यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की है।
जो तालिबान है उन्होंने फर्स्ट प्रोविंशियल कैपिटल सिंस लॉन्चिंग एन ऑफेंसिव टू कोइंसाइड with the departure of foreign troops. A senior official confirmed on Friday a significant psychological blow to a government desperately defending a string of cities against an insurgent. जरान जो सिटी है उसकी कैपिटल है निमरोज, उसको तालिबान ने अपने अंडर करने की कोशिश की है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स मीडिया डिपार्टमेंट हेड है उनको भी किल कर दिया गया है। तो इस तरीके की जो इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम ही ने जो डिपार्टमेंट हेड है, मीडिया डिपार्टमेंट हेड, उनको हम ही ने मारा है। तो ये तालिबान की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। इसको काउंटर करने के लिए देखो रोकने की आवश्यकता है। 20 ईयर्स यूएस यहाँ रह करके गया, लेकिन जो टेररिज्म है उसको लेकर के एक कंक्लूजन, एक जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर डेवलप हो ही नहीं पाया। नेक्स्ट न्यूज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है वो हमेशा परमानेंट मेंबर की मांग करता है। पहले जो मिस्टर बाइडेन से पहले जो भी राष्ट्रपति रहे यूएस के, वो उन्होंने हमेशा कमिटेड होकर के इंडिया का सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो बाइडेन गवर्नमेंट है वो नॉन कमिटल सपोर्ट के लिए तैयार है। मतलब कमिटेड नहीं होगी, लेकिन वैसे जो भी बेसिक सपोर्ट चाहिए इंडिया को उन सब के लिए कोशिश की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है बाइडेन का, इट डज नॉट सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ वीटो। हम नहीं चाहते हैं कि जो वीटो पावर्स है 5 परमानेंट मेंबर्स के पास में उसको एक्सपेंड किया जाए, मतलब जो अदर मेंबर्स हैं उनके पास में भी इनको भेजा जाए। प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है वो उसके पास में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1 मंथ के लिए प्रेसिडेंसी है और इसमें इंडिया स्पेशली फोकस कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के लिए उन्होंने इमरजेंसी डिस्कशन के लिए एक दिन, मतलब जो भी नेचुरल जो भी तरीके से वर्क होता है उसमें इमरजेंसी डिक्लेरेशन किया कि अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए इस तरीके का डिस्कशन करने की आवश्यकता है। इंडिया ने ये भी बोला है यूएनएससी की अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान कि अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसको अगर हमें इंश्योर करना है तो हमें इस तरीके के वर्क करने होगी। सिर्फ बातचीत करने से वहाँ पर पीस नहीं आएगी, हमें उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेना होगा। इसके अलावा इंडिया ने बोला कि टेररिस्ट को पनपाने के लिए जो भी सेफ जगह हैं उन सभी को डिसमेंटल करने की आवश्यकता है तुरंत, तभी जाकर के हम टेररिस्ट जो हैं इस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर पाएंगे। और जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तभी वहाँ पर जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, जो अफगानिस्तान हमारा नेबर कंट्री है, वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर इंडिया, श्रीलंका और मालदीव इन तीनों ने कोशिश की है कि सिक्योरिटी जो पॉइंट है उसके ऊपर तीनों के तीनों कंट्री कोलैबोरेट करें। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ने अपने एक एग्रीमेंट उन्होंने किया। देखो डिस्कशन चल रहा था जो श्रीलंका के द्वारा इस मीटिंग को होस्ट किया गया और उसमें हमारे इंडिया के जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर पंकज सारन, वो इसमें उन्होंने अटेंड किया। ओके, तो इसमें उन्होंने 4 पिलर्स के ऊपर डिस्कशन किया। 4 पिलर्स में ये जो मीटिंग है ना वो वर्चुअल मीटिंग चल रही है, तो इसमें उन्होंने डिस्कस किया 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन और मेरीन सिक्योरिटी का जो एरियाज है उसको कवर करना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कवर करना है, काउंटर टेररिज्म को और साइबर सिक्योरिटी। ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर, मतलब सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के जो 4 पिलर्स हैं इसमें, इन 4 पिलर्स में ये पॉइंट्स आते हैं, इनमें सिक्योरिटी कॉरपोरेशन की आवश्यकता होती है। तो इन 4 पिलर्स पे इंडिया, श्रीलंका और मालदीव जो है वो कोलैबोरेशन के साथ में वर्क करें। तो इस डिस्कशन में ये किया गया कि समय के साथ में हम क्या करेंगे, जब भी हम मैरीन सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हमारे जो भी इंटेलिजेंस नॉलेज जो हम गेन करते हैं, जो भी हमारे पास में इंटेलिजेंस बातचीत अवेलेबल है, उनको हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और जब शेयर करेंगे तो सारे के सारे कंट्रीज़ के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा जो मालदीव है उन्होंने कोशिश की है कि क्वेड ग्रुप के साथ में, क्वेड ग्रुप आपको पता है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, वो मिल करके इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें चाहता है मालदीव कि वो भी इसमें शामिल हो और मिल करके इन सारी प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।